हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला में, प्रीमियम प्लेस टू लर्न। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम आपसे मिलते हैं रोज़ शाम 9 बजे, जिसमें हम आपके साथ खेलते हैं फास्ट फिंगर फर्स्ट। मतलब आपको देने होते हैं कुछ सवालों के जवाब, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है वो आप लोगों को पता चलती है और फिर आपको इनाम के रूप में मिल सकता है इस साल नौकरी का तोहफा। तो हम लोग आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं चर्चा करेंगे, वो क्या है? वो है मिक्स्ड क्वेश्चंस। अभी तक लगभग मैंने 1 महीने या 1.5 महीने में पूरे आपको ज्योग्राफी के, पूरे मैंने आपके पॉलिटी के एमसीक्यूज कंप्लीट रूप में कराए हैं। आज मैं उन दोनों का मिश्रण लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पॉलिटी के भी और ज्योग्राफी के भी मिश्रित क्वेश्चंस, जो मिक्स क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। पर सेशन शुरू करने से पहले, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है? क्या आप लोगों को मेरा व्यू जो है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है? तो अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो फिर आप एक बार थम्स अप दे दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करें अपनी क्लास को। चलिए, ऑल राइट। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जो है ऑफ इंडिया, वो कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो पहली चीज़ तो ये है कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो आंसर आता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको याद रखना है, अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो आंसर आएगा आपका 6 वर्ष के लिए। पूरा इसका अगर देखा जाए ध्यान से तो आपको समझना है कि ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा, उससे ये सेवानिवृत्त हो जाएगा। मतलब अपने कार्यकाल में अगर वो 6 वर्ष पूरे पहले कर लेता है, 65 वर्ष बाद में करता है, तो फिर वो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा उसका। या फिर 65 वर्ष, मान लीजिए कि 6 साल पूरे नहीं हुए परंतु 65 साल पूरे हो गए, तो मान लिया जाएगा कि हाँ, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब ये सीएजी जो है, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कहा जा रहा है, ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए 148। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? भाई सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए, पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम तेज़ी से आंसर दिया जा रहा है, तो थोड़ा तेज़ी बढ़ाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the constitutional body as per Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है। तो ध्यान से देखिए, फाइनेंस कमीशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कोई एक संवैधानिक निकाय नहीं है। फाइनेंस कमीशन है क्या? हाँ है। कौन से नंबर का? अनुच्छेद 280, कल ही पढ़ाया था, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। फिर इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग, ये आपकी कैसी है? ये 2015 में प्लानिंग कमीशन के बाद बनाई गई थी, तो ये कैसी है? ये आपकी नॉन स्टैट्यूटरी निकाय या बॉडी है, ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक आ रहा है समझ में ये चीज़? चलिए, तो मुझे लगता है कि फाइनेंस कमीशन मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये खासकर क्या काम करती है? केंद्र और राज्य के बीच में वित्त वितरण किस तरीके से होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करती है। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who can remove a member of Union Public Service Commission? ये जो सवाल है हम लोगों ने कल भी किया था, तो मैंने इसको मिश्रित सवालों में डाला है इसलिए क्योंकि यूपीएससी से सवाल बहुत सारे आते हैं। आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी जो है ना, उससे हमेशा ही आपका एसएससी में सवाल आता है। तो यूपीएससी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये यूपीएससी आपको कौन से भाग में मिलता है? यूपीएससी आपको मिलता है भाग 14 में। किसमें? भाग
14 में मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 308 से 323 तक आपका ये पूरा का पूरा अनुच्छेद है जो कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, से संबंधित है। आया समझ में? अब ज़्यादातर यूपीएससी को की जो नियुक्ति है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नियुक्ति जो है और इनको निकालने का मतलब रिमूवल जो है वो कौन करेगा? वो करेंगे राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, राष्ट्रपति। ठीक है, आ रहा है समझ में चीज़? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। यूपीएससी के चेयरमैन नहीं निकालता, राष्ट्रपति ही जो है वो उनको निकालते हैं। आया समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन? तो मैंने अभी आपको बताया कि यूपीएससी का कौन सा अनुच्छेद था। तो यूपीएससी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आता है आपका यूपीएससी। अभी मैंने बताया पार्ट क्या 14, पार्ट 14। इस तरीके से जब हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये है आपका पार्ट 15। क्या है? पार्ट 15। अब ध्यान समझिएगा, पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। आ रहा है समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब आप इस बात को समझिएगा कि अगर पार्ट 15 से, तो हम लोग ने इसमें देखा था ये 308 से शुरू होकर 323 तक जा रहा है। तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये होगा 324 से शुरू होगा और 328 तक जाता है। कहाँ? 328 तक। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 324। 324 से शुरू होकर 328 तक ये जा रहा है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें 352, 356 और 330 जो है ये क्या है? ये है आपकी वो, ये है आपकी, अरे क्या बात है भाई, इससे करेंगे। अच्छा ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, या सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं आपातकाल। आपातकाल से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? आ रहा है समझ में ये चीज़? तो ये आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। चलिए, तो ये हो गया हमारा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? तो भारत में जो अनटचेबिलिटी एक्ट आया था, फिर बाद में इसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी कहा गया, ये किस अनुच्छेद के तहत ही लागू होता है भारतीय संसद के द्वारा? तो आंसर आता है आपका अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 17। किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 17 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 14 ध्यान से देखिएगा, 14 से लेकर 18 तक जो है वो किसके बारे में दिया गया है? वो दिया गया है समता के अधिकार के बारे में, समता के अधिकार के बारे में। अब ये जो समता का जो अधिकार है इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब इस राइट टू इक्वालिटी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि भाई इसमें आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 14 है, 15 है, 16, 17 और फिर आता है आपका 18। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में दिया गया है, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बाद 15 जो है वो दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जो आपका भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, रंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, इसके बाद 16 में क्या दिया है? अवसर की समानता। क्या दिया गया है? अवसर
की समानता। ठीक है, अवसर की जो समानता होती है तो वो किस में दी गई है, वो दिया गया है आपका 16 में। 17 में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, अस्पृश्यता। ठीक है, और अंत में उपाधियों का उन्मूलन जो है, उपाधियों का उन्मूलन, उन्मूलन। ठीक है, या अबोल्यूशन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन सा सवाल है और मैं देख रहा हूँ कि अब आप लोग ज़्यादा आंसर्स नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, मैं कल से देख रहा हूँ कि आप लोग अब धीरे धीरे आंसर्स जो हैं वो मौज मस्ती में आ गए हैं। आखिरी के समय पे यार देखो, कभी मौज मस्ती मत करो। ये जितना पढ़ा है या तो पढ़ो ही मत पूरे साल भर, आराम से एंजॉय द डे। आखिरी समय पढ़ो, या अगर आखिरी साल पढ़ा है तो आखिरी टाइम पे बर्बाद मत करो उसकी पूरी पढ़ाई को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इन विच कंट्री डिड द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट्स। तो जुडिशियल रिव्यू जिसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। हम लोगों ने कहाँ से लिया है इसको हम लोगों ने लिया है यूएसए से। कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। अब यूएसए से हमने इसको धारण किया है। किसने? भारत ने धारण किया है। रशिया से हम लोगों ने क्या धारण किया है? तो पंचवर्षीय योजना जो है, क्या पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने वहीं से ली है। आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, बहुत सही है कि हम लोगों ने इसमें मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य भी हम लोगों ने, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ से लिया। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्मनी। अगर आप लोगों को मैं बताऊँ एक बहुत ही खास चीज़, वो ये है कि लोग बोलेंगे कि सर जर्मनी से तो हम लोगों ने क्या लिया है? आपातकाल लिया है, आपातकाल। अब ध्यान से समझिएगा, आपातकाल नहीं लिया है। आपातकाल की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने 1935 के अधिनियम से ली है। तो हम लोगों ने फिर जर्मनी से क्या लिया? सर आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। आपातकाल के समय, आपातकाल के समय क्या? मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की विधि। ठीक है, ये प्रावधान लिया है कि भाई जब हमारे ऊपर आपातकाल आएगी, राष्ट्रीय आपातकाल आएगा, तो हम लोग किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे, कैसे केंद्र के पास शक्तियां जाएंगी और कैसे वो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त लिखना सही नहीं रहेगा, समाप्त लिखना सही नहीं रहेगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं निलंबन। क्या? निलंबन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। तो मतलब इंडिया जो है, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया हुआ है, बस ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है इसलिए। तो हमारा जो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 है, अनुसूची 1 है, अनुसूची, ठीक है, भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुसूची 1, ये सब जो हैं ये बात करते हैं भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, आया समझ में? परंतु इसमें जो अनुच्छेद 1 है वो खासकर बात करता है कि किस तरीके की हमारे यहाँ पे राज्य व्यवस्था है, भारत की
राज्य व्यवस्था के बारे में बात करता है। राज्य व्यवस्था, तो भारत की राज्य व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कैसा है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट है, और भारतवर्ष या फेडरेशन नेशन ऐसा कोई खास व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। भारत देश जो है वो नश्वर राज्यों का एक अनश्वर संघ है, यही इसको खास बनाता है। आगे बढ़े, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट्स से। हम सभी लोगों को पता है उसको आर्टिकल 19F से हटाकर कहाँ डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा आर्टिकल 19 में था और उसको हटाकर कहाँ डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। और ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन रहा है, याद रखेंगे ये है आपका 44वां 44th क्या बोला, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब आया था, इंदिरा गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर। इंदिरा गांधी जो है 1977, अच्छा एक सेकंड रुकिए, मुझे कुछ गड़बड़ लगी क्या, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की जब हम लोग बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के ही टाइम पर एक 42वां संविधान संशोधन आया था। ये तो हुआ है 44 से, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो था वो 1976 में आया था और इंदिरा गांधी के टाइम पर ही। और ये भी जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी आपका कब, इंदिरा गांधी के ही टाइम पर हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। Which one of the following articles of the Constitution deals with the fundamental duties? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। नहीं बेटा, इसका आंसर ये नहीं था, आंसर जो था वो आपका ए ही था, ठीक है, मोरारजी देसाई नहीं था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बता दिया था कि ये पार्ट 4A में दिया गया है। किस में दिया गया है, भाग 4A में दिया गया है। किसमें, भाग 4A में दिया गया है, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज़, कोई डाउट यहाँ तक। तो इसके लिए आपका जो 4A का जो है वो कौन सा आर्टिकल है, वो है आपका 51A, 51A, याद रखेंगे इस बात को। कोई डाउट यहाँ तक आ रहा है समझ में। और कितने तरीके के मौलिक कर्तव्य हैं हमारे पास, तो याद रखेंगे हम लोग, पहले कितने थे, पहले हमारे पास 10 थे, फिर हमारा एक और बड़ा है, तो अब कुल कितने हो गए हैं, 11 हो गए। एक जो बड़ा है वो कौन से संविधान संशोधन से बड़ा है, 86th संविधान संशोधन, ठीक है। आया समझ में ये चीज़। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो आपका एक खास राइट बढ़ा है 11th, जिसमें बात की जा रही है कि 6 से 14 वर्ष के लोगों को शिक्षा अनिवार्य दी जाएगी, वो बढ़ा है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, टू व्हाट एज डू दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, टू व्हाट एज डज दी सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट की जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही लिख रहे हैं सब लोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का 65 और हाई कोर्ट का 62, तो हाई कोर्ट का 62 और सुप्रीम कोर्ट का क्या 65 एज मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये जज
बनने या जज की अधिकतम सीमा है। तो जज की खास बात यह है कि इनकी न्यूनतम सीमा नहीं होती, मतलब मिनिमम एज नहीं होती, इनकी मैक्सिमम एज होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो याद रखेंगे कि ये 124 से 147 तक जाता है और भाग 5 में दिया गया है। भारत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय आपका पार्ट 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। वेयर द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट सेटअप, तो फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कहां पर सेटअप हुआ था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट हाई कोर्ट जो है दिल्ली में तो नहीं हुआ था, तो दिल्ली हटा दीजिए हर जगह से, दिल्ली तो बाद में बना है। तो मद्रास बॉम्बे हो सकता है, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता हो सकता है। तो आपको ऑप्शन बता दूं मैं कि ये क्या है, ये है आपका बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आप लोगों को याद रखना है। पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जो बना था सबसे पहले वो कलकत्ता में बना था, और वो भी किस अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आ रहा है समझ में ये चीज़? चलिए, तो ये हम लोगों के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग शायद ही कर पाएंगे, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं ये क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चनों में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल दीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं पे, आपके एग्जाम्स में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। द सैलरीज एंड emoluments of the judges of the Supreme Court are charged on, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन और परिलंबधियाएँ जो हैं, परिलंबधियाएँ जो होती हैं, ठीक है, कहाँ से दी जाती हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो कुछ भी नहीं दिया जाता। कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है, जो कि 266 और 267 के बीच में जो हम लोग का जो फंड दिए गए हैं, 266 और 267, उसमें 267 जो है वो आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है, जो कि जब यूज़ किया जाता है जब आपको कोई आपातकाल हो गई है, आपातकाल आ गया है, या फिर कोई ऐसी मजबूरी आ गई जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई आपका कह सकते हैं पर्यावरण में कोई ऐसी स्थिति आ गई है, कोई चक्रवात आ गया है, कोई ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें हमें नॉर्मल फंड से ज़्यादा पैसे चाहिए, तो फिर हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। फाइनेंस कमीशन के पास पैसा नहीं होता, वो सिर्फ बातें करती है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में ये चीज़? तो ये आप लोगों को समझना होगा। तो आंसर क्या हो गया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच कमिटी रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? किस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायत राज संस्थानों के में महिलाओं की सीटों का आरक्षण होना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि महिलाओं की सीटों का जो आरक्षण है वो 73वें संविधान संशोधन से आया, जो कि 1992 में आया था। और इस 73वें संविधान संशोधन के आने से पहले बहुत सारी अलग अलग समितियां बनी थी, जिसमें सबसे प्रमुख समिति जो है वो बलवंत राय मेहता समिति है, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ तरीके से स्थापित करने के लिए कहा। फिर आई आपकी LM सिंघवी समिति, जिसने संवैधानिक दर्जा देने की बात कर डाली। और फिर आती है आपकी एक बहुत ही खास समिति जिसका नाम है थुंगन कमेटी। कौन सी कमेटी? थुंगन कमेटी। और ये इसने दिया था आपका महिलाओं के लिए आरक्षण वाली सीट। अब आपको मैं बता दूं कि आपका आंसर थुंगन कमेटी होगा, पर मैं आपको बता दे रहा हूं और डिटेल में समझा दे रहा हूं कि थुंगन कमेटी और गडगिल कमेटी दोनों ही भारत में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही थी। तो मैं आपको ये कह दूं कि गडगिल कमेटी भी इसका आंसर है,
ठीक है ना। तो ऑप्शन भले ही इसमें इन्होंने नहीं दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों ने ही पूरी सिफारिश की थी कि भैया महिलाओं का आरक्षण यहाँ पर होना चाहिए, परंतु जब माना गया था तो किसकी मानी गई थी? थुंगन कमेटी की। दोनों ने सिफारिश की थी, इस बात को ध्यान रखेंगे, पर जब वो आरक्षण हुआ था तो वो थुंगन कमेटी की सुझाव पर हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है को राज्य की जोड़ी से पहले लागू किया गया था, या पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट। पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट। कौन से दो पेयर ऑफ स्टेट्स में इसको लागू कराया गया था, ये आप लोगों को बताना है। आई थिंक आप लोग आसानी से बता भी पाएंगे। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि सबसे पहले ये जो हुई थी स्थापित, वो राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, और ये नागौर जिला जो है जब हुई थी, ये कब था? 2 अक्टूबर 1959 में, और उसके जस्ट 9 दिन बाद मतलब 11 अक्टूबर 1959 में आपका आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थापित हो जाती है। कहाँ पर? हैदराबाद में। आया समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, तो फिर हो गया आपका ये कंप्लीट। आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर है, और ये पंचायती राज व्यवस्था आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ये आसान है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। अगर अभी भी नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी भी सही से हुई नहीं है, और तैयारी आपको अगर सही से करनी है तो ज़िंदगी में थोड़ा सा परिश्रम करना ही पड़ेगा, है ना। बोलते नहीं है, नहीं सिंहस्य प्रवेशंती मुखे मृगा। बोलो सर ये संस्कृत क्या बोल रहे हो? संस्कृत में बस ये जो लाइन लिखी गई है वो ये कहती है कि जो सिंह जो है, जो जंगल का राजा है, उसके भी मुंह में खुद मृग आकर नहीं बैठता, उसे भी संघर्ष करना पड़ता है, उसे भी अपना शिकार खाने के लिए, शिकार पेट भरने के लिए दौड़ना पड़ता है। किसके पीछे? मृग के पीछे। तो उसी तरीके से आपको जो ललक है, आपकी जो भूख है, सिलेक्शन की जो भूख है, उसके लिए उस मृग, उस नौकरी नामक मृग से आपको खाना होगा उसे, और उसके लिए आपको पहले परिश्रम करना पड़ेगा। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति कहते हैं। इसमें कितने सदस्य थे? 6+1। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो थे आपके B.R. अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो नॉट अ मेंबर, मेंबर नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें जो सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदउल्ला, उसके बाद आपके T.T. कृष्णमाचारी, N. माधव राव और K.M. मुंशी। तो कौन नहीं थे? आपके राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नहीं थे। अब मैं इसको लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस जो आपको अपने पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उसमें मैंने डिटेल में हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराया है। अब काम पूरा थ्योरी पढ़ने का नहीं रह गया, अब आपको क्विक क्वेश्चंस करने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी उसमें यूज़ करनी है जो पढ़ाया अभी तक। Should a candidate not be a younger than this to become a राज्यसभा member of राज्यसभा? तो देखिए, प्रेसिडेंट मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर से लिखवा रहा हूँ, एक बार जल्दी से देख लो भाई। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा और इसके साथ पंचायत, पंचायत का प्रधान, पंचायत का प्रधान। अगर आपको इनमें से कुछ भी बनना है तो आपकी जो एज होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष से ऊपर, उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष से ऊपर, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए 30 साल या 30 साल से ऊपर, लोकसभा के लिए 25 साल और पंचायत के प्रधान बनने के लिए 21 साल। 21 साल का नौजवान बन सकता है गांव का प्रधान। तो अगर आप में है क्षमता और अपने गांव के लिए आप कुछ गुजरने के लिए तैयार हैं तो आप बन सकते हैं प्रधान 21 साल में। आपकी उम्र हो चुकी है,
ठीक है, तो भले ही आप एमएलए ना बन पाए पर आप प्रधान तो बन ही सकते हैं। आजकल प्रधानी के चुनाव भी बहुत महंगे हो रहे हैं, बता रहा हूं मैं। तो आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया आपका 30 वर्ष। ठीक है, चलें आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, नो पर्सन कैन बी हायर्ड इन द फैक्ट्रीज, नो पर्सन कैन बी हायर्ड इन द फैक्ट्रीज अनलेस ही इज ओल्डर देन दैट। कितना, क्या एज होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसकी उम्र निम्नलिखित में से कितनी नहीं होनी चाहिए। तो भैया 20 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल या 20 साल। देखिए 18 साल वाला तो लड़का जो होता है ना, वो तो मेहनत करता है, काम करता है। मैं तुम लोगों को देखता ही रहता हूँ, बहुत मेहनत करते हो तुम लोग, ऑनलाइन आकर बतियाते रहते हो एक दूसरे से, हम देख रहे हैं ये चीज़। 20 साल का लड़का तो बस वो तो खो चुका है, ठीक है, इस माया रूपी जाल में फंस चुका है। तो जो बच्चा जो कोमल होता है ना, वो 14 साल से कम का होता है। ठीक है, तो 14 साल के बाद और 14 साल से पहले, ये एक आपकी आधार रेखा है कि 14 साल के बाद आप चाहें तो काम करा सकते हैं, पर 14 साल से पहले जो है आप काम नहीं करा सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपका संसद ने नियम बनाया है, पहली चीज़ तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ संसद के नियम के अनुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बाल श्रम अधिनियम 1986, और ये अनुच्छेद की जब हम लोग बात करते हैं ना, आर्टिकल की बात करते हैं, तो ये 24 में लिखा हुआ है। 24 में लिखा है चाइल्ड लेबर के बारे में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चाइल्ड लेबर के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि भाई कोई भी बच्चा जो होगा, सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी, या खासकर जो भी आपकी सरकार है उस समय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जिसमें भी जो भी नियम बनाना चाहे, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी कारखाने में काम ना करने दिया जाए, जिससे कि उसका मानसिक या शारीरिक विकास रुक जाए। ठीक है, रुक ना जाए मतलब एक तरीके से। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के भी मैं ले आया हूँ आज, मिक्स क्वेश्चंस हैं। सांभर झील जो है, जो कि भारत की सबसे बड़ी इनलैंड मतलब आंतरिक झीलों में से एक है, ये कहाँ पर स्थित है? सांभर झील की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये जो सांभर झील आप देख रहे हैं, ये इनलैंड झील है। कैसी है ये? इनलैंड झील। और इनलैंड झील में सबसे खास बात ये है कि ये एक खारे पानी की झील है, ये बहुत खास है। कैसे ये खारे पानी की झील है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है कहाँ पर? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में एक और झील जो आपको याद रखनी है, वो है आपकी नक्की झील, अरे सॉरी नक्की झील नहीं, ठीक है, पुष्कर झील। एक पुष्कर में पुष्कर झील भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। Which from the following territories does not have a border with मिजोरम? मिजोरम से कौन कौन जो है वो अपनी सीमा नहीं बनाते? देखिए जरा ध्यान से। ये है हमारा उत्तर पूरब का पूरा मैप। तो हमें देखना है क्या? हमें देखना है मिजोरम को। मिजोरम जो है वो ये है, ठीक है, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका नागालैंड, ठीक है, ये है आपका असम। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है असम का। ठीक, आया समझ में एक चीज? तो देखिए ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, ये है त्रिपुरा। ये कौन सा है? ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो आपके, और इसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये म्यांमार का है। तो म्यांमार तो बना ही रहा है, आसाम भी बना ही रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा आसाम बना रहा है, त्रिपुरा भी बना रहा है। तो कौन नहीं बना रहा? नागालैंड। ये हिस्सा जो है ये है आपका नागालैंड का। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट,
व्हाट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो लेयर है, कौन सी सतह है जो कि एटमॉस्फेयर के काफ़ी ज़्यादा करीब है, काफ़ी ज़्यादा करीब है, ये आपको बताना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपकी इस तरीके से सतह बनी हुई है, और इसमें जो सबसे पहली सतह है जो पृथ्वी के धरातल से जुड़ी हुई है वो है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये है आपकी समताप मंडल, ये है आपकी मध्य मंडल, ठीक है। और ये है आपकी आयन मंडल, आयन मंडल। ये वाला जो हिस्सा है इसको बही मंडल के नाम से जाना जाता है, बही मंडल, ठीक है। तो इसमें आयनोस्फीयर देखो, ये धरातल है, ये धरती है, क्या है ये? धरती। आ रहा है समझ में? तो धरती के जस्ट ऊपर कौन सी है? वो है आपकी क्षोभ मंडल, मतलब ट्रोपोस्फियर। और ये जो क्षोभ मंडल है, अगर इसको अगर आप ध्यान से देखें तो हाँ बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने। क्षोभ मंडल की अगर हम लोग बात करें तो ये मौसम गतिविधियां जितनी भी हैं आपकी, वो सब आपकी यहीं पर होती हैं। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अगर आपने मेरी थ्योरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं और आपने मेरा कोर्स बाई किया हुआ तो इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और अगर आपने मेरे यूट्यूब पर लाइव क्लासेस जो मैंने ज्योग्राफी स्पेशल ली थी उनको पढ़ा है, तो उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर, मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर एक्सेस करेंगे। साइक्लोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू, साइक्लोन जो हैं वो क्यों बनते हैं, साइक्लोन जो हैं वो क्यों बन रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि साइक्लोन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये इस तरीके से आपका साइक्लोन बनते हैं, देखिए। और आपका ये लो प्रेशर एरिया होता है, ये आपका हाई प्रेशर एरिया होता है। तो भाई सीधी सी बात है, साइक्लोन आर कॉज ड्यू टू हाई प्रेशर या लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर होगा तो होगा ही नहीं, हाई डेंसिटी तो खेल ही खत्म हो गया। जहाँ लो टेम्परेचर होता है वहाँ प्रेशर हाई होता है, ध्यान समझिएगा। तो चाहे लो टेम्परेचर ले लें, देखिए ध्यान से, लो टेम्परेचर तो प्रेशर हाई, और ये भी प्रेशर हाई, तो दो ऑप्शन तो खेल खत्म। तो आपको बचा क्या आंसर? बचा आपका लो प्रेशर। तो जहाँ पर भी आपका निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वहीं पर तेजी से घूमती हुई हवाएं जब जाती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं चक्रवात। खासकर ये तब होता है जब आपकी जो समुद्र है वो सूर्य की किरणों के द्वारा बहुत ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण कर लेती है और वहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना देती है। बिल्कुल से, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए जरा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पूर्वीय तटीय मैदान को ये भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि पूर्वीय तटीय मैदान जो है, पहले आप देख लीजिए थ्योरी, अगर आपने मेरी पढ़ी हुई है ज्योग्राफी को तो मैं आपको पूरा वहाँ तो डिटेल में पढ़ाया ही है, पर इसको भी देख लीजिए ज़रा। ये वाला जो हिस्सा है ये गुजरात है। क्या है ये? गुजरात। तो ये गुजरात लिखा हुआ है, गुजरात है ये, ध्यान से समझ लीजिएगा। गुजरात का जो मैदानी क्षेत्र है ये वाला हिस्सा हो गया। फिर कोंकण आपका ये वाला हिस्सा हो गया। कौन सा हो गया? कोंकण ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये वाला कोंकण, कोंकण, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज़? और फिर ये हो गया आपका मालाबार। कौन सा? मालाबार। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल। इसके ऊपर आपको मिलेगा सरकार, सरकार, और इसके ऊपर आपको मिलेगा, जगह नहीं है, उत्कल। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, पूर्वी तट की बात हो रही है तो कोरोमंडल। तो मालाबार, कोंकण और गुजरात ये सब कहाँ है? ये सब आपका पश्चिम में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर हो गया कोरोमंडल। कोई डाउट यहाँ तक? आ रहा है समझ में चीज़? चलिए,
ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको पूरा डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कराया हुआ है। अब आपको मैंने पूरी तरीके से मिक्स भी करा दी है, तो अब आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हैं। अब पर मैं अभी भी आपके लिए बता दूं कि आने वाले टाइम पर मैं आपके लिए बिल्कुल मिक्स क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, जिसमें और हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे उन सारे 25 क्वेश्चनों की। ठीक है, देखिए ध्यान से। वेयर इज पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहां पर स्थित है? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए भाई, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो ये पंचमरी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मतलब आपका ये खासकर पंचमरी मध्य प्रदेश में है। पंचमरी के साथ साथ पन्ना, कूनो, बांधवगढ़, माधवगढ़ नहीं, आपका कूनो हो गया और आपका हो गया बांधवगढ़ तो कर्नाटका में है। ठीक है, और कान्हा, ठीक है, कान्हा, कूनो, कान्हा, और इसके बाद एक आ गया शिवपुरी। ठीक है, तो ये सब आपके मध्य प्रदेश में ही है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो आपके हैं राष्ट्रीय उद्यान के, वो सब वहीं पर ही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू, भारतीय मानक समय जो है किससे संबंधित है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिस पर हम लोग को मिलता है, वो कौन से अक्षांश, वो कौन से देशांतर पर है? तो वो 82.5 डिग्री देशांतर पर है। और अगर आप लोगों ने मेरी थ्योरी क्लासेस को पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने डिटेल में समझाया था कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्यों लिया गया। एक बार वो थ्योरी पढ़ लीजिएगा, पर मैं एक लाइन में आपको समझा दे रहा हूँ कि ये भारत का मध्यांतर है। मध्यांतर कैसे है? अक्षांश का देशांतर का मध्यांतर है, मतलब बीच का हिस्सा है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उसको याद करने का तरीका है मौका। क्या है? मौका। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आ रहा है समझ में चीज? कोई डाउट यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ये 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। और ये कैसा है? ये प्रवाल द्वीप है। ये कैसा है? ये प्रवाल द्वीप, मतलब कोरल आइलैंड्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। अंडमान निकोबार 572 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। और ये प्रवाल द्वीप है और वो कैसा है? वो पर्वतीय और ज्वालामुखी द्वीप है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड एज। 3 तरफ से समुद्र से बंधे एक भूभाग को क्या कहा जाता है? तो ये देखिए ध्यान से, ये जो आपका भूभाग है ये क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर। ठीक है, आइलैंड चारों तरफ से जब वो घिरा होता है तो आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहां तक? आ रहा है समझ में चीज? चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा इस जनसंख्या को बढ़ाएंगे जितने कम है यहाँ पर। इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड, भारत का जो डेजर्ट है वो किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका, वो भी कहां? चिली में। सहारा मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका में। और गोबी मरुस्थल जो है ये कहां है? ये है आपका एशिया में, खासकर चीन और मंगोलिया के बीच में। चीन और मंगोलिया के बीच में। आंसर क्या है आपका? आंसर है थार मरुस्थल। Which of the following cities in India have a headquarter of more than 1 railway zones? तो आपके एक से ज्यादा रेलवे जोन्स का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? तो आपको मुंबई वीटी
और मुंबई सिटी, ये दो आपके सेंट्रल और वेस्टर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों का मुख्यालय है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया मुंबई। ध्यान समझिएगा, मुंबई अभी आंसर नहीं हुआ है, मुंबई तो है ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका एक और है, कौन? वो है कोलकाता। कोलकाता की बात करें तो ईस्टर्न जो रेलवे है उसका, और आपका ईस्टर्न कोस्टल रेलवे जो है उसका, कोलकाता मेट्रो का भी मुख्यालय यही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कोलकाता एंड मुंबई, ये दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल 17 हमारे पास हेडक्वार्टर्स हैं, 17 हेडक्वार्टर्स। ध्यान रखिएगा इस बात को, चाहे तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे 17 लिख दीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया में? तो आपको बता दें, कांडला पोर्ट जो है ये तो आपका नेचुरल है। नेचुरल पोर्ट का मतलब जहाँ पे गहराई और आपको शांत जल मिलता है वो आपका नेचुरल पोर्ट होता है, अगर नेचुरली मिल रहा है। मैंगलोर भी नेचुरल है, कर्नाटका में है, गुजरात में है। चेन्नई जो है, जो कि आपका तमिलनाडु में मिलता है, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और वो है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ द लार्जेस्ट पोर्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, कौन सी सिटी में है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट, दोनों ही मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करना चाहेंगे, पर मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें, खासकर 17 जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है। और मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ और वो हम लोग शुरू करेंगे 21 से। ठीक है, कब से शुरू करेंगे? 21 से शुरू करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। गुड नाइट, जय हिंद। बंद कर दो।